अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे टोटल 17 थे, उनको हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड कर दिया था। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो कि 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा उनका ड्राई वेट होता है, ड्राई मैटर, वो हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा। इनका एग्जांपल है पीके का कौन सा मग, पीके का CHONS मग। ठीक है, तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो टोटल जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो थे 17। उसमें से जो 9 एलिमेंट्स है वो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बाकी के रिमेनिंग 8 जो एलिमेंट्स है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। माइक्रो मतलब जिनकी जो क्वांटिटी है, जिनकी कंसेंट्रेशन है वो है लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी। रिक्वायरमेंट उनकी हमारी बॉडी में इससे कम है। ठीक है, तो ड्राई मैटर का अगर इतनी कंसेंट्रेशन से कम है तो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स याद रखो। जो इनमें से नहीं है वो बाकी बचा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, फिर आता है हमारा बेनिफिशियल एलिमेंट्स। बेनिफिशियल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए वो एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखे गए। बट वो प्लांट बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं होते, बट बेनिफिशियल होते हैं, तो वो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है सीसा कोने, कोना सी से। तो कोना सी से, शीशे में बोल सकता हूँ, बट इसको याद रखने का तरीका है कोना सी से। जैसे शीशा होता है मिरर, तो शीशा की जगह सीसा बोलते हैं कई लोग, तो ये सी से हो गया। तो कोना सी से हमारे बेनिफिशियल एलिमेंट्स हो गए। तो इन चीजों को भी याद रखना है। अब ये रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स होते हैं, ये बस याद रख सकते हैं हम। एनसीईआरटी में पॉइंटर दे रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है खैर, बट फिर भी दे रखा है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम न्यूट्रिएंट्स को 4 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कैटेगरी है उनका स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमको एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज हमारे खाने में भी होता है। और हमें पता है कि जो खाना है वो कई टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है। खाना मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, साथ में बॉडी वेट या बॉडी मास बढ़ाना। बॉडी वेट या बॉडी मास बढ़ाने का मतलब है कि वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, मतलब चामड़ा बढ़ा रहा है। ठीक है, चामड़ा बढ़ा रहा है तो मतलब स्ट्रक्चरल उसका फ्रेमवर्क में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की फ्रेमवर्क डिसाइड कर रहे हैं कंपाउंड का, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है, वो आते हैं हमारे CHON। ठीक है, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं वो CHON है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं उसके अंदर भी जो रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर जो बैकबोन होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन चेन की बनी होती है। ठीक है, और ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन भी होता है। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं CHON, यहाँ के CHON। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स। अब एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स में हमारे पास एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दे रखे हैं। एक दे रखा है एटीपी। एटीपी तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स होता ही है। ठीक है, अब ये एटीपी आई कहां से, फूड से आई। फूड किसने बनाया, क्लोरोफिल ने बनाया। तो क्लोरोफिल भी एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दे रखे हैं। एक दे रखा है एटीपी, दूसरा दे रखा है हमारे पास क्लोरोफिल। एटीपी के अंदर होता है फॉस्फेट, क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का फॉर्मूला ऐसा होता है, बीच में होता है मैग्नीशियम, इसके चारों तरफ 4 नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, फिर कुछ नीचे इसकी कार्बन की लंबी चेन होती है, इसलिए इतने सारे इसीलिए इसमें इतने सारे कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन चेन ऑक्सीजन यहाँ पे होती है। ठीक है, और बाकी सब स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर मेन जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लोरोफिल के अंदर ये सब देखने को मिलते हैं, वो होते हैं MgN Fe। MgN और Fe देखने को मिलते हैं। अब ये ट्रेंड तो हमको रटा हुआ है MgN Fe, बट ये कंफ्यूजन होता है कि ये क्लोरोफिल के अंदर देखने को मिलते हैं या फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर में देखने को मिलते हैं। तो इतना याद रखो कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम स्टार्टिंग वर्ड पता चल गया क्लोरोफिल में, तो बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। Mg और Fe क्लोरोफिल में देखने को मिलते हैं। फिर मन का कल,
मैंगनीज, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब फोटोलिसिस ऑफ ऑक्सीजन में, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स आ गए मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर और फॉस्फेट एटीपी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमारा कैटेगरी आ जाएगी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो फोटोसिंथेसिस में हमारा एलिमेंट है जो कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला हमने प्रोसेस देखा था केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के बाद हमने पढ़ा था C4 साइकिल। तो इन दोनों में C3 साइकिल में भी C4 साइकिल में भी इन दोनों के अंदर जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, उनको एक्टिवेट करने में जो मैग्नीशियम है Mg+2 वो कंट्रीब्यूशन करता है। देखो C3 साइकिल के अंदर मेन एंजाइम होता है रुबिस्को, तो रुबिस्को को एक्टिवेट करने के लिए Mg+2 चाहिए। उसके बाद आता है हमारा C4 साइकिल। C4 साइकिल के अंदर पेप्केस होता है, रुबिस्को तो होता ही है नीचे बर्नशीट सेल्स में, बट जो मेसोफिल सेल्स है उनके अंदर पेप्केस होता है। पेप्केस को एक्टिवेट करने के लिए हमको Mg+2 की रिक्वायरमेंट है। तो जो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन है उसके अंदर जो दो प्रोसेस हैं स्टार्टिंग में जो हम पढ़ते हैं C3 और C4 साइकिल, दोनों के अंदर जो दोनों के एंजाइम्स हैं रुबिस्को और पेप्केस, दोनों को एक्टिवेट करने के लिए हमको चाहिए Mg। तो ये बात होगी Mg की। Mg साथ ही साथ हमको जब ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप पढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो उस प्रोसेस के अंदर हमें हेक्सोकाइनेस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए भी हमें Mg+2 चाहिए। ठीक है, तो Mg+2 के वैसे तो 3 एंजाइम को एक्टिवेट करता है, बट एनसीईआरटी में केवल 2 दे रखे हैं। हम इसको 3 में भी याद रख सकते हैं और अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद आता है Zn+2। Zn+2 जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस है ये कहां पर यूज होता है? ये यूज होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस हमारा एंजाइम होता है जिसको एक्टिवेट करने के लिए हमें जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। इसको हमने अपनी बुक के अंदर ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, चाहे तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। फिर आता है मोलिब्डेनम। तो हमें ये सिर्फ रटा हुआ है कि मोफी नाइट्रोजिनस इज अ मोफी कॉम्प्लेक्स, तो जो नाइट्रोजिनस है उसके अंदर मोलिब्डेनम और आयरन पड़ा होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस इज अ मोफी कॉम्प्लेक्स, तो नाइट्रोजनस के अंदर मोलिब्डेनम तो मिलता है के साथ ही साथ आयरन भी मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में हमको ऑलरेडी पता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो K+ है वो इस सारे मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं तो ध्यान से सुनो। ये हमारा थे गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर KCl आया, सॉरी K+ आया, यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेशियम, K+ आया, तो K+ आते ही वो Cl के साथ कंबाइन करेगा और सॉल्ट बना देगा। ठीक है, सॉल्ट बनाते ही अंदर जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि सॉल्ट जो है वो सॉलिड है, सॉल्यूट है। तो K+ अंदर आते ही Cl- साथ कंबाइन होगा और वो सॉल्ट बना देगा। सॉल्ट बनाते ही गार्ड सेल्स के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वाटर बाहर से सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएगा और जो गार्ड सेल्स है वो टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड होने की वजह से जो स्टोमेटा का साइज है या फिर स्टोमेटा का अपर्चर है वो खुल जाएगा, तो हम बोलेंगे स्टोमेटा खुल गया। आई बात समझ में? और जब हम इसके ऊपर FCC एसिड डालते हैं तो ये साइकिल है रिवर्स हो जाती है और हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो K+ जो है इन स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में अपना रोल फॉलो करता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, 2 टॉपिक्स हैं, डेफिशिएंसी और हमारा टॉक्सिसिटी। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की प्लांट के अंदर उसको बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर इस कंसंट्रेशन से नीचे होगा तो डेफिशिएंसी है, अगर इस कंसंट्रेशन से ऊपर होगा तो टॉक्सिसिटी है। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं कई सारे, इनको याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ। देखो सबसे पहला है, मान लो हमने पौधा बनाया है, ये पौधा बनाया, ये है हमारी ओल्ड लीफ। ठीक है, और ये है हमारी न्यू लीफ, यंगर लीफ। वैसे तो जो जैसे जैसे प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करता है तो जो ओल्ड लीफ है वैसे तो नीचे आनी चाहिए और यंगर लीफ ऊपर आनी चाहिए, बट मैंने समझाने के पर्पज से बनाया है, मैं इतना स्पेसिफिक नहीं चाहता। अब हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो सॉइल है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं और रूट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो नीचे से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे। ठीक है, अब हमारा आता है मोबाइल एलिमेंट्स। जो हमारी ओल्ड लीफ है वो मरने वाली है और जो यंग लीफ है इसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, नीचे से तो न्यूट्रिएंट्स आ नहीं रहे, तो क्या करेंगे, ओल्ड लीफ से जो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स जो कि मूव कर सकते हैं वो यहां से उठकर यंग पार्ट्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं
वो होते हैं NSPK-MG, ठीक है, NSPK मजे, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं, मोबाइल एलिमेंट्स का मतलब है कि वो ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में आ रहे हैं। अब हम अगर इसको और आगे समझे तो जो मोबाइल एलिमेंट्स है उनकी डेफिशिएंसी पहले किस पार्ट में देखने को मिलेगी, ओल्ड पार्ट में या यंगर पार्ट में? ओल्ड पार्ट में, क्योंकि वो वहां से उठ के यंग पार्ट में आ गए। यंग पार्ट में तो उनकी डेफिशिएंसी नहीं बल्कि ओल्ड पार्ट में होगी। अब नेक्स्ट हमारा आता है इमोबाइल एलिमेंट्स। इमोबाइल एलिमेंट्स, अब देखो नीचे से तो न्यूट्रिएंट्स आ ही नहीं रहते, एज्यूम करा था हमने। जो इमोबाइल एलिमेंट्स हैं ये तो यंग पार्ट है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसको रिक्वायरमेंट है, ये तो यंग पार्ट है, ठीक है, तो इसको इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होगी। बट इमोबाइल जो न्यूट्रिएंट्स है वो ओल्ड पार्ट से यहां तक आ नहीं सकते क्योंकि वो इमोबाइल है। तो उनकी जो डेफिशिएंसी है वो किस पार्ट में देखने को मिलेगी, ओल्ड पार्ट में या यंगर पार्ट में? यंगर पार्ट में, क्योंकि ओल्ड पार्ट में से वो यंगर पार्ट में नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो जो इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसका स्ट्रक्चर बना के रख रहे होते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इसलिए रिमूव नहीं होते क्योंकि देखो जब हम देखते हैं कि कोई पत्ती है वो नीचे झड़ रही है तो पत्ती का जो स्ट्रक्चर है वो तो वैसा का वैसे ही है ना, पत्ती तो गिर रही है ना कम से कम। ये तो नहीं कि पत्ती पेड़ पे लगी थी तो सारे न्यूट्रिएंट्स खींच ले पत्ती गायब होगी, इतना तो नहीं चूसते है ना। तो हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उसको लीफ के अंदर रहने देते हैं ताकि वो नीचे जाए और लीटर बनाकर डिकम्पोजिशन में हेल्प कर दे। तो जो हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया, साथ में सल्फर हो गया। कैल्शियम जो है वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं, हमारी बॉडी में भी हमारी जो बोन्स है वो कैल्शियम की बनी हुई है, ऐसी प्लांट के अंदर भी कैल्शियम जो है वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ सल्फर, सल्फर हमको देखने को मिलता है प्लांट में, ठीक है, और सॉरी सल्फर को देखने को मिलता है प्रोटीन में, प्रोटीन में देखने को मिलता है। और प्रोटीन हमारा बनाता है जो प्रोटोप्लास्ट है, जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, मतलब मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेल है वो हमारा प्रोटीन होता है। तो जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है वो हमारा प्रोटीन हो गया, और प्रोटीन के अंदर क्या होता है, सल्फर होता है। तो जो सल्फर है वो भी हमारा इमोबाइल एलिमेंट्स हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक चीज देखो, सल्फर दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि सल्फर दोनों के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब है क्लोरोफिल जो है वो टूट गया, ठीक है, तो जो हरा प्लांट था वो पीला पड़ गया, इसी को बोलते हैं क्लोरोसिस। अब इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखें, तो एनएस की जो जिंदगी है, एनएस की जिंदगी मजे में, बट वो फिर भी मांगे मोर है, ठीक है। एनएस की जो जिंदगी है वो मजे में है, मजे में मतलब हरियाली में कट रही है, उसके आसपास बहुत ज्यादा हरियाली है, बट उसकी जो ग्रीड है वो खत्म नहीं हो रही, वो फिर भी और मांग रहा है। आई बात समझ में? तो हरियाली से याद रख लिया कि एनएस की जिंदगी मजे में कट रही है, तो मजे से हमको हरियाली याद रखना है। हरियाली का मतलब है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन होगा, क्लोरोसिस होगा। किस एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ? एनएस की जिंदगी मजे फिर भी मांगे मोर, तो एनएस की जिंदगी मजे फिर मांगे मोर। उसके बाद आता है हमारा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब है जो प्लांट का टिश्यू है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ये हमको मोस्टली लीफ में देखने को मिलता है, ज्यादातर लीफ में देखने को मिलता है। जो प्लांट का टिश्यू है, टिश्यू डेथ, प्लांट टिश्यू डेथ का मतलब होता है नेक्रोसिस, ये चीज रटी हुई होनी चाहिए। अब ये किसमें देखने को मिलता है, मान लो हमारे पास एक मग था, मग छूट गया हाथ से और नीचे जाके गिर गया, ठीक है, तो मग की डेथ होगी, तो प्लांट टिश्यू की डेथ होगी। तो उसके बाद लिखने का तरीका, काकू का मग, काकू का मग था, पकड़ रखा था, छूटा, नीचे जाके टूट गया, डेथ होगी, तो प्लांट टिश्यू की डेथ होगी। किन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हुई? काकू का मग, काकू का, यहाँ पे जो का है वो सी ए नहीं है, वो के है, ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। अब उसके बाद देखो ये तो अलग केस हो गया, अब ये अगले दो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे कैसे। अब पहला है हमारा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में हमारे एलिमेंट्स आते हैं नमो की एस, ठीक है, नमो की एस, और फिर डिले फ्लावरिंग में आता है नमो एस, ठीक है, नमो की एस, नमो एस। अब ये ऊपर नीचे तो याद रख लिया कि ऊपर नमो की एस है, नीचे नमो एस है। अब ये कैसे याद रखिए कि ऊपर को क्या चीज हमने डिस्कस करी थी, नीचे क्या डिस्कस करी थी। तो देखो इन दोनों में से जो चीज पहले होती है उसको ऊपर रख लो और जो चीज बाद में होती है उसको नीचे रख लो। अब जो सेल डिवीजन है, एक बार हमारे पास बड था, बड जब ग्रोथ करेगा तो जाके फ्लावरिंग करेगा, ठीक है, बड ग्रोथ करने के बाद ही फ्लावर बनाएगा। जब तक बड के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, जब तक बड के अंदर सेल डिवीजन नहीं होगी, तब तक हमारी फ्लावरिंग नहीं हो सकती।
तो पहले क्या होगा, पहले सेल डिवीजन होगा उसके बाद फ्लावरिंग होगा। आगे बात समझ में। अब अगर हम लिखते हैं कि फ्लावरिंग ऊपर है सेल डिवीजन नीचे है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद सेल डिवीजन नहीं होता, ये कोई सीक्वेंस नहीं है। पहले बर्ड के अंदर सेल डिवीजन होगा, वो अपना नंबर मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद फ्लावरिंग होगी। तो ऊपर आएगा सेल डिवीजन, नीचे आएगा फ्लावरिंग। तो inhibition of cell division occurs due to deficiency of these elements namo key s, और delay in flowering occurs due to deficiency of 3 elements that is namo s। तो ये हमने ट्रिक से इनको याद कर लिया, ठीक है।